मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बीजेपी ने इन 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। डिटेल आपको बताते हैं इस बड़ी खबर के जरिए। तीनों राज्यों में से हर एक के लिए 3-3 पर्यवेक्षक यहां पर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक के तौर पर बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक की भूमिका सौंपी गई है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3-3 पर्यवेक्षक तीनों राज्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब ये वहां जाकर विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद शायद 2 से 3 नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर होगा। क्योंकि आखिर कौन होगा इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री, इसे लेकर जो सियासी अभी महामंथन जारी है, ऐसे में ये बड़ी नियुक्तियां यहां पर हुई। तो देखिए, आपको एक एक करके राज्यों के बारे में बताते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए आखिर वो कौन से पर्यवेक्षक हैं जो नियुक्त किए गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के लिए वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और इसके अलावा आशा लाकड़ा जो कि राष्ट्रीय सचिव है, उन्हें भी ये जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और साथ ही डॉक्टर के लक्ष्मण अध्यक्ष हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के। तो 3 ये बड़े नाम यहाँ पर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, देखिए एक एक करके आपको हर एक राज्य के बारे में बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश के लिए ये तीनों पर्यवेक्षक किए गए। क्योंकि देखिए, अगर आशा लाकड़ा की बात करें तो महिला जो है उन्हें पर्यवेक्षक की भूमिका में इसीलिए रखा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको याद होगा किस तरीके से लाडली योजना की बात करें या महिलाओं के वोट बैंक की बात करें, उसने भर भर के जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और इसीलिए आशा लाकड़ा को जो है पर्यवेक्षक की भूमिका के तौर पर भेजा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति, और अब वो नाम यहां पर सामने आएगा जो कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में बीजेपी ले चुकी है, लेकिन जनता को प्रतिनिधि के तौर पर आखिर कौन मिलने वाला है सीएम के तौर पर, उस पर मोहर लगनी अभी बाकी है। और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीते हुए 163 विधायकों के अलावा कोई 164वां नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये कहना है बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई का। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। जो बात हो रही है, कुछ नया फ्रेश चेहरा हो गया। देखिए, मेरा क्या कहना है कि फ्रेश तो हर 5 साल के बाद फ्रेश होता है, चाहे पुराना वाला रिपीट हो तो भी फ्रेश है। नई पारी खेलेगा तो नई पारी के लिए नया फ्रेशनेस हो सकती है। तो कौन होगा क्या होगा इस पर बहुत बहस में उलझने से कोई लाभ नहीं है। अभी किसी को ये नहीं कहा गया है कि तुमको नहीं बनाएंगे और किसी को ये नहीं कहा गया है कि तुमको बना रहे हैं। इसलिए सारी संघ जो हैं लोग अंदाज लगा रहे हैं और अंदाजों में बातचीत होती है, इशारों में बातचीत होती है। सारे जो 163 विधायक हैं वो सब इस पद के लिए दावेदार माने जा सकते हैं। 164 में भी हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को कोई दायित्व दिया जा सकता है। इसलिए आप इस गणित में भी बस फंसोगे, 163 वाली बात है। और देखिए, यहाँ पर समझिए कि अगले 2 दिन क्यों खास हो जाते हैं। दरअसल अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा साफ हो जाएगा। दरअसल ये कहना है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ दावा किया, सुनिए। सर, सरकार में क्या भूमिका देखते हैं? आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी। सर, सरकार में क्या भूमिका देखते हैं? आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी। तो मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक इस तरीके से चूज किए गए, ये हमने आपको बता दिया। अब ग्राफिक जरिए आपको ये बताते हैं कि तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों के बारे में एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षकों के बारे में आपने समझ लिया। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वो सबसे पहले पर्यवेक्षक राजस्थान के। और इसके बाद विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्हें भी पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, तीसरे नाम की बात करें, सांसद हैं सरोज पांडे, उन्हें भी जो है राजस्थान के पर्यवेक्षक के तौर पर चूज किया गया है। क्योंकि आप तीनों ही राज्यों में देखेंगे तो हर चीज में तालमेल बैठाकर जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, चाहे महिलाएं हो या फिर कोई केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो। तो राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, ये 3 बड़े नाम यहां पर है क्योंकि राजस्थान में रिवाज बदला है, यानी कि उस रिवाज के तहत में सत्ता की चाबी अब बीजेपी के पास जरूर है, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके लिए अभी महामंथन जो है वो जारी, और इसी महामंथन से, इसी बातचीत से ये सामने भी आने वाला है। और हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भवानी, 3 पर्यवेक्षक चुने गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल अंदर खाने क्या जानकारी? देखिए,
कसमकस चल रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा। काफ़ी अब राजस्थान के अंदर ये चर्चा तेज़ हो गई है और बीजेपी के जो नेता हैं, जो दावेदार हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। उनको भी ये पूरा यकीन नहीं है कि क्या अगर उनका नाम चल रहा है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो बड़े नेता जिनका नाम चल रहा है उनका मोटे तौर पर अभी जो देखा जा रहा है वो जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जा रहा है या राजस्थान के अंदर अभी तक की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो नाम चल रहा है वो इस वक्त अश्विन वैष्णव का चल रहा है, फिर सीपी जोशी है और जो अर्जुन मेघवाल है। इन तीनों के नाम चल रहे हैं। हालांकि और भी कई नेता हैं रेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि तीन ही है, तीनों के ज़्यादा नाम चल रहे हैं। अब असली पर्यवेक्षक, क्योंकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया वो काफ़ी अहम है। राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बनाया गया। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के कई राजनीतिक मायने हैं राजस्थान की राजनीति के लिहाज से, जातीय समीकरणों के लिहाज से। और यहाँ जिस तरीके के हालात हैं, राजनाथ सिंह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी नेता से वो बात करने में, मनाने में और सहमति बनाने के अंदर सक्षम है। तो राजस्थान की जो क्रिटिकल पोजीशन है, जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से जी भवानी, आप नजर लगातार यहाँ पर बना के रखिए क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे पूरी तैयारी से गई हुई थी। वसुंधरा राजे अपने 7 लोकसभा क्षेत्र का हिसाब लेकर गई थी और किस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन सही था और कहां उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। यही नहीं, विधानसभा स्तर पर बीजेपी कहां क्यों हारी और कहां क्यों जीती, इसका भी उन्होंने हिसाब किताब और पूरा ब्यौरा तैयार करके वो गई थी। और साथ ही किस नेता ने किसकी पैरवी कर टिकट दिलवाया था और वो क्यों हारा, इसकी भी लेखा जोखा उन्होंने जेपी नड्डा के सामने यहाँ पर रखा है। तो देखिए, अपनी पूरी तैयारी के साथ वसुंधरा राजे यहाँ जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। हालांकि इससे पहले उन्होंने उनसे वक्त भी मांगा था। तो मंथन लगातार चल रहा है क्योंकि अपने अनुभव के दम पर ही और अपने जनाधार के दम पर ही वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलने पहुंची। तो वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात में आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत यहां पर हुई है, इसकी जानकारी भी अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया को ये जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात जो इस मीटिंग में हुई है वो ये है कि वसुंधरा राजे पूरी तैयारी के साथ जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची। वहीं राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र का हिसाब लेकर वसुंधरा राजे की ये मुलाकात उनके साथ यहां पर बेहद अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात में हर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रदर्शन की जानकारी वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को दी और साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जीत और हार का पूरा ब्यौरा भी इस मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे के जरिए दिया गया है। जीत और हार के साथ साथ किस नेता ने किसकी पैरवी पर टिकट दिलवाई थी, इसकी जानकारी भी राजे ने जेपी नड्डा को दी। देखिए, पैरवी का जिक्र किया जा रहा है तो ये भी बता दें कि पैरवी पर टिकट पाए उम्मीदवारों का लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है। पैरवी के साथ साथ वो बागी उम्मीदवारों के पीछे अपना नाम आने पर जिसने अपना पक्ष रखा, उसकी जानकारी भी वसुंधरा राजे की तरफ से दी गई। वहीं जेपी नड्डा ने सरकार गठन पर वसुंधरा राजे से राय यहाँ पर मांगी और मांगनी जाहिर भी है। 2 बार वो सत्ता की कमान संभाल भी चुकी हैं क्योंकि वसुंधरा राजे ने सारे फैसले आला कमान के ऊपर छोड़ दिए हैं। लेकिन मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रही। और इधर बारां की अंता से बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा ने राजस्थान में सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे को अपनी पसंद बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। कंवर लाल जी, ये जो आप पर आरोप है कि आप विधायकों को लेकर चले गए रिजॉर्ट के अंदर, उसके बाद में आपने जबरन रखा उनको, लाने में भी जब लाने के लिए गए तो आपने रोकने की कोशिश की। देखो, पहले बात हम वसुंधरा जी के क्षेत्र के लोग हैं और हमारे लोगों को हम ही बाड़ाबंदी करेंगे, ये आरोप यहीं ख़त्म हो जाता है। और जो बयान हेमराज जी ने दिए हैं, उनका बेटा कह रहा है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी, तो ये बात करना ही उचित नहीं है। लेकिन फिर आप आए हो तो घटना ये नहीं है। सच बात ये है, हम जीतने के बाद तीनों एक साथ संघ कार्यालय गए बारां में, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए बारां में, फिर हम की मर्जी से घर अपने अपने घर गए। हम सुबह अपनी अपनी गाड़ियों से अपनी अपनी मर्जी से हम जयपुर आए, अपनी अपनी मर्जी से बिना विधायक का परिचय दिए नॉर्मल आदमी की तरह हम लोग उस रिसोर्ट में रुके। 2 दिन तक हम वहाँ रुके। हमारे किसी के मोबाइल बंद नहीं थे, न ललित जी का मोबाइल बंद था। उसके बाद अचानक रात की 2 बजे 30-35 आदमियों को ललित मीणा को जबरदस्ती ले जाने की जो बात कही, उसका मैंने विरोध किया है।